न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आप कहेंगे कि भाई आज 8 बजे कैसे, तो आज 8 बजे आना बेहद जरूरी था। आज इस वक्त पर आपसे मुखातिब होना बहुत जरूरी था। आप मान करके चलिए कि यह इमरजेंसी सिचुएशन है। मुझे आज एक शेर याद आ रहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम से नहीं होता। यानी हादसा अगर होता है ना तो समय उसकी परवरिश बहुत लंबे समय से करता रहता है। आज एक हादसा हुआ। कहा गया कि यह हादसा था, धनबाद में जज साहब थे। जज साहब का नाम उत्तम आनंद था। जज साहब सुबह में जॉगिंग कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। धनबाद के सबसे बिजिएस्ट प्लेस जिसको कहते हैं, सबसे रहीसी क्षेत्र जिसे कहते हैं, रणधीर वर्मा चौक के पास में अचानक से एक ऑटो आता है। वो ऑटो अपना रास्ता बदलता है, जज साहब को धक्का लगता है और उसके बाद जज साहब वहां पर गिर जाते हैं। क्या यह हादसा है या फिर यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है? इसी सवाल के साथ आज डंके की चोट पर चर्चा होगी। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की मृत्यु क्या इरादतन हत्या है? यह सवाल घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हर जुबान पर चर्चा में। इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि आज से 2 दिन पहले तमाड़ के रड़गांव के पास में अधिवक्ता मनोज झा की गोली मारकर हत्या हो गई थी। और आज फिर यह घटना, यह वारदात मैं कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा कि यह वारदात है, यह हत्या है, यह हत्या है, यह हत्या है। अगर हत्या नहीं है तो हम कुछ सवाल उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन सवालों के जवाब प्रशासन दे या वो लोग दें जो कह रहे हैं कि यह हत्या नहीं है। यह रिपोर्ट दिखाइए आप। इस सीसीटीवी फुटेज में जॉगिंग करने वाले शख्स थे धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद। चलिए एक बार फिर से इस पूरे फुटेज को ध्यान से देखिए। रास्ता खाली है, जज साहब दौड़ रहे हैं, ऑटो आ रहा है, ऑटो में 2 लोग हैं। ऑटो अचानक अपना रास्ता बदलता है, जज साहब को धक्का लगता है या फिर ऑटो में बैठे लोग जज साहब पर वार करते हैं। फिर से देखिए यह वाकया स्लो मोशन में। सीसीटीवी में तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर हुआ क्या था, पर जज साहब जमीन पर गिर जाते हैं। अब वो 10 पॉइंट्स जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला पॉइंट, जज उत्तम आनंद रंजय सिंह हत्याकांड में जज थे। दूसरा पॉइंट, ऑटो से उन्हें धक्का दिया गया या फिर अंदर से किसी ने मारा। तीसरा पॉइंट, ऑटो खाली रास्ते में अचानक से कैसे अपना रास्ता बदल लेता है। चौथा पॉइंट, क्या जज के पास उस वक्त बॉडीगार्ड नहीं था। पांचवा पॉइंट, किसे पता था कि उस वक्त जज उत्तम आनंद अकेले थे। छठा पॉइंट, सीधे चोट लगते ही जज साहब जमीन पर गिरे और शिथिल पड़ गए। सातवां पॉइंट, ऑटो में 2 लोग बैठे थे, क्या उनकी पहचान हुई। आठवां पॉइंट, ऑटो की पहचान हुई या नहीं। 9वां पॉइंट, जज साहब किनारे गिरे, पीछे से गुजर रहा 2 पहिया वाहन वाला रुका क्यों नहीं। और 10वां पॉइंट, आखिर क्यों न माना जाए कि यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। यह हत्या है, यह हत्या है, यह हत्या है। लिख कर ले लीजिए, यह हत्या है। इरादतन है या गैर इरादतन है वो तो पुलिस तय करे, पर 100% हत्या है। पहले तमाड़ में अधिवक्ता मनोज झा की हत्या, अब जज उत्तम आनंद की यह संभावित हत्या। न्यायपालिका पर इस वार के खिलाफ और कोई हो ना हो, न्यूज 11 भारत पूरी बुलंदी के साथ कहता है कि ऐसे हत्यारों को हम बेनकाब करके रहेंगे।
11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल, दिलीप कुमार के साथ कुंदन सिंह की रिपोर्ट। न्याय का महत्व क्या है इसे समझना हो तो आप सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि आज भी दो लोगों के बीच चाहे कहीं का भी मतभेद हो, चाहे कहीं की भी लड़ाई हो, चाहे घर की लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, बाप बेटे की लड़ाई हो, मां पिता की लड़ाई हो, सबकी लड़ाई में कहा यह जाता है आखिर में कि तुम्हें तो कोर्ट में देख लूंगा। आप समझ रहे हैं, वो काला कोट पहना व्यक्ति जो उस ऊंचे आसन पर बैठता है भगवान से कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि उससे हम न्याय की आस लिए बैठे हैं, ठीक उस तरह से जब हम मंदिर में जाकर के न्याय की भीख मांगते हैं। आप सोचिए कि किस कदर कानून व्यवस्था पर यह सवाल है अगर एक जज के साथ यह हादसा हो जाता है, जिसे हम सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यह हादसा नहीं, यह वारदात है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा जब जज साहब उत्तम आनंद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। मेरा मन बहुत भारी सा हो रहा है ये कहते हुए कि मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें धनबाद की हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। नीले इस सफेद कफन में लिपटा हुआ उनका शरीर आप देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मन कितना भारी हो रहा होगा। अमूमन ऐसी तस्वीरें देखने की आदत नहीं है झारखंड वासियों को। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि इस तरीके के वारदात से वो न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर देंगे, हमारे न्यायपालिका न्यायमूर्तियों को डराने की अगर कोशिश कर रहे हैं या फिर हमारे अधिवक्ताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद वो गलत फहमी में है। ये वो लोग हैं जो हमें न्याय देते हैं, ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर पूरे समाज को न्याय दिलाने का दारोमदार है। आप समझ सकते हैं कि यह घटना बहुत बड़ी है। और कोई हो ना हो, आज न्यूज 11 भारत डंके की चोट पर कह रहा है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, उस पर सवाल होना चाहिए और हम सवाल करेंगे। अब इन तस्वीरों के बाद हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। न्यूज 11 भारत भी जज उत्तम आनंद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हमारी नजर में सर आप शहीद हैं, सर हमारी नजर में आप शहीद हैं। हमारी श्रद्धांजलि है, आपके चरणों में हमारी श्रद्धांजलि है। न्याय के लिए अपनी शहादत देने वाले इतना तय है कि किसी ऐसे शख्स ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जो जज साहब की कार्यशैली से खुश नहीं था। पर आपके खुश या नाखुश होने से न्यायपालिका को फर्क नहीं पड़ता। न्यायपालिका सबसे ऊंचे पायदान पर इसीलिए तो है। हम सलाम करते हैं जज साहब को। मेरा पैनल मेरे साथ है, मेरे साथ राजेश शुक्ला साहब हैं, मेरे साथ शैलेश जी हैं, मेरे साथ संजय विद्रोही साहब हैं। मैं तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे साथ अरुण बर्नवाल जुड़े हुए हैं धनबाद से। मैं सबसे पहले अरुण बर्नवाल के पास जा रहा हूं। अरुण जी, आपके साथ भी कुछ लोग हैं। सवाल पूछने से पहले मन भारी सा हो रहा है। ऐसी तस्वीरें झारखंड ने पहले कभी नहीं देखी। 2 दिन पहले मनोज झा की हत्या और आज जज उत्तम आनंद की हत्या, ये दोनों हत्याएं बता रही हैं कि किस तरह से लोकतंत्र के सबसे मजबूत खंबे को डराने की कोशिश की जा रही है। गलतफहमी में जी रहे हैं लोग, गलतफहमी में जी रहे हैं लोग कि इस लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर है कि ऐसी ओछी हरकतें, ऐसी छोटी हरकतों से वो डर जाएंगे। गलतफहमी में। अरुण, देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक, हम कह सकते हैं कि ये जो 2 घटनाएं, 2 वारदात हुई, एक रांची में जब एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज एक जज जो खुद दूसरे को न्याय देने का काम करता है, उसकी साथ जो हादसा, सुबह तक इसे जहां हादसा माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसके बाद ये हादसा एक साजिश के रूप में और एक वारदात के रूप में सामने आने लगा, ये हम मान सकते हैं। देखिए, हमारे साथ खुद यहाँ पे धनबाद बार के बहुत सारे अधिवक्ता हैं और धनबाद बार के अध्यक्ष भी हैं अमरिंदर सहाय जी। इनसे पहले सीधे जुड़ेंगे अभिषेक और जानेंगे। तो सर, आज की जो वारदात है, लगातार पिछले 2 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हुई है जो इस न्याय के पिलर को हिलाने का काम किया है। रांची में एक अधिवक्ता की हत्या और यहाँ आज जो हादसा है, इसको हादसा न करके एक वारदात कह सकते हैं कि किस तरह एक साजिश के तहत एक ऑटो से जानबूझकर धक्का मारा गया या उनकी हत्या की गई। ये दोनों ही जिस वारदात के बारे में कहा गया, रांची का वो भी एक मार्मिक है और आज जो हुआ, ये फुटेज देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो एक इरादतन हत्या है जो काफ़ी मर्माहत करने वाली, और पूरा बार एसोसिएशन आज उसके कारण जो है सो एक शोकाकुल है। और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र
अपराधियों को जो है सो पकड़े, कांड का उद्भेदन करे, क्योंकि जो फुटेज में देखा गया उससे कहीं नहीं लगता है कि ये वो दुर्घटना, इसको सड़क दुर्घटना जिसको सुबह तक हम लोग मान रहे थे, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज के बाद में यह स्पष्ट रूप से लगता है इरादतन हत्या है। गैर इरादतन नहीं, इरादतन हत्या। इसमें जो एक खुल के सामने आ रही है एक बात, जो 2 दिन पहले चूंकि अमन सिंह का मामला भी उन्हीं के कोर्ट में सुनवाई चल रहा था और किसी एक क्रिमिनल का शायद उन्होंने बेल रिजेक्ट किया, तो क्या ये भी कुछ संभावना हो सकती है? या रंजय सिंह की जो हत्या हुई उसका केस भी उसी अदालत में सुनवाई के लिए चल रहा था, इन्हीं की कोर्ट में, क्या ऐसी भी कुछ संभावना है कि किसी बात से रिजिड होकर या नाराज होकर अपराधियों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया हो? इस तरीके के बात को तो चूंकि जज साहब लोग को वही करना है, वकील साहब को भी वही बहस करना है, चाहे कभी किसी अपराधी के तरफ से वकील साहब है, कभी दूसरे के तरफ से है, क्योंकि और जज साहब को वही सुनना है, तो संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन न्याय की जो कुर्सी है या न्याय पे जो न्याय के लिए जो काम कर रहे हैं उनको तो एक बार डराने की कोशिश जरूर की जा रही है इन दिनों। निसंदेह, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। धनबाद के इतिहास में इतने ट्रायल्स हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया था। ये प्रथम वाक्य है। अरुण जी, इतना और अरुण जी देखिए, जो न्याय की ये कुर्सी है ऐसी हरकतों से ये हिला नहीं करती। जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत की है वो गलतफहमी में जी रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज नहीं तो कल इस न्याय की कुर्सी के सामने सिर झुकाए उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, चाहे न्याय की आस लिए खड़ा हो, चाहे अन्याय के लिए खड़े हो कि भाई उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, वहां पर हमें न्याय दे दीजिए। फरियादी बनकर के खड़े हो या फिर कोई भीख मांगने के लिए खड़े हो कि भाई हमें न्याय की भीख दे दीजिए, लेकिन उस कुर्सी के सामने सर झुका करके कभी ना कभी तो खड़ा होना ही पड़ता है। मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनकी भी बात कर रहा हूं जिन्होंने मनोज झा की हत्या की। अरे भाई आपने हत्या तो की, लेकिन उनका कसूर क्या था आप सोचिए। अरे वो तो अपना धर्म निभा रहे थे। संभव है कि वो आपके विपक्षी पक्ष के वकील रहे होंगे, यही तो उनका धर्म है, यही तो उनका कर्तव्य है। दुनिया ऐसे नहीं चलती जैसे आप लोग सोचते हैं। हमारे साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं राजीव रंजन साहब का। और राजीव जी, इस घटना की निंदा तो बहुत छोटा शब्द है। आज जरूरत है आवाज उठाने की। आज जरूरत है इस बात की कि भाई एक जज की हत्या हो गई है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि यह हत्या है। यह सीसीटीवी फुटेज बता रहे कि यह हत्या है। ऑटो अपने आप रास्ता गुजरता है, जो उस ऑटो में मौजूद है उस शख्स में एक मूवमेंट दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उस ऑटो से कुछ ऐसा वार हुआ है जिसने जज साहब की जान ली है। जज साहब जमीन पर गिर जाते हैं, गिरते ही शिथिल पड़ जाते हैं। यह सब कुछ इशारा कर रहा है कि दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। महाधिवक्ता साहब, इसके खिलाफ आवाज उठाए जाने की जरूरत है। देखिए, दोनों घटनाएं जो हैं वो मनोज झा का और जज साहब का जो आज की घटना है, दोनों काफ़ी एक के बाद एक घटना है और झारखंड के लिए, पूरे राज्य के लिए बहुत दुखद स्थिति है। और इसकी हम लोग, मैं बहुत घोर निंदा करता हूं और इसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए हम लोग को सजग रहना है। लेकिन जो भी ये अगर क्राइम है, इस पर एक्शन होगा और भरपूर होगा, और जो भी कल्प्रिट है जो उस पर हम लोग उस तह तक पहुँचेंगे ज़रूर। और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उसको हम लोग ज़रूर पकड़ करके और न्याय के सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे उसको। प्रशासन काफ़ी सजग है और दोनों ही केस में काफ़ी त्वरित कार्रवाई की जा रही है और बहुत ही जल्द हम लोग इसमें एक ब्रेक थ्रू हासिल करेंगे। सर, एक सवाल मेरा यह भी है कि भाई वो काला कोट पहना वो जो शख्स है, जिसे हम वकील कहते हैं, जिसे हम जज कहते हैं, हम जो भी कहते हैं, भाई ये मान करके चलिए कि अगर डॉक्टर को आप धरती का भगवान कहते हैं तो इन लोगों को भी आपको धरती का भगवान कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। मैं तो मानता हूं हर उस शख्स को कि वो भगवान का रूप है जो हमें न्याय दिलाता है। उस मजलूम को, जो सबसे निचले तबके पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको न्याय दिलाते हैं ये लोग। लेकिन इनकी सुरक्षा का जिम्मा किसका है? इनकी सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या कुछ प्रावधान है या नहीं है सर? और अगर नहीं है तो होने तो चाहिए। राजीव जी, पूरी न्यायिक प्रणाली और पूरा लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मा है वो सारा प्रशासन वो हमारे साथ है। जो सिटीजन को जो भी एक सिक्योरिटी कवर दिया जाता है,
संविधान में सब और हर चीज़ उसके लिए मौजूद है। ये हमारा एक प्रोफेशनल हैजार्ड है और लोगों को समझना चाहिए कि हम किसी न किसी पक्ष के तरफ रहते हैं, हम लोग न्यूट्रल नहीं रहते हैं। तो अगर हम किसी केस में अगर जीतते हैं तो दूसरा अगला कोई ज़रूर हारता है। तो इससे कोई विद्वेष की बात नहीं है और ये न्यायिक प्रक्रिया है, प्रणाली है। जज अपना काम करते हैं, वकील भी अपना काम करते हैं और ये दुखद है। और जो भी अगर ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, ये हुआ है, इस पे प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द हम लोग इसके तह तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। मैं राजेश शुक्ला साहब के पास आऊंगा, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन है। सर, पूरा सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जिस निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं वो निष्कर्ष क्या कहता है? देखिए, न्यायिक व्यवस्था को भयभीत करने की कोशिश अगर कोई करेगा ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चाहे अधिवक्ता की हत्या हो, चाहे हमारे एडीजे उत्तम आनंद की हत्या हो, दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं समझता हूं कि वैसी ताकतें जो भयभीत करना चाहती हैं, चाहे अधिवक्ता वर्ग को, चाहे न्यायिक वर्ग को, मैं समझता हूं वो ये न समझे कि वो भयभीत हो जाएंगे। हम न्यायिक क्षेत्र में अपना जो काम कर रहे हैं वो मजबूती से करते रहेंगे, अधिवक्ता भी मजबूती से करते रहेंगे। तो मुझे कहीं हमको लगता है हम कहीं डर नहीं रहे हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। और अभी महाधिवक्ता महोदय ने कहा ही कि हम पूरी मजबूती के साथ उसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से जल्द उस पर कार्रवाई हो, कैसे उसको पकड़ा जाए। तो सरकार को चाहिए, सरकार पूरी तरह से भयमुक्त वातावरण यहाँ राज्य में व्यवस्थित करे। उससे भयमुक्त वातावरण जब होगा तो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। और जहाँ तक अधिवक्ता वर्ग की बात है तो हम तो कोरोना से ऐसे ही 1.5 वर्षों से हमारा अधिवक्ता वर्ग प्रभावित है। वो हम लोग दूसरी एक समस्या से जूझ रहे हैं जी। और उसमें अगर अधिवक्ताओं के मनोबल को तोड़ने की कोशिश अगर अपराधी कर रहे हैं तो सरकार को कदम उठानी चाहिए। सरकार को गंभीरता से लेकर वैसे लोगों पर कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। संजय विद्रोही साहब, जो घटना आप देख रहे हैं आज जो घटी और जो परसों घटना घटी रांची में, मैं ये कहना चाहता हूं कि घटना जब घटती है तो हम लोग चर्चा करते हैं और ये बात होती है, जैसे आपने भी अभी कहा कि वो यह ना समझें कि हम डरा देंगे। उनको भी आना पड़ेगा, चाहे भीख मांगने के लिए आना पड़े कि हमको बचाइए किसी से, चाहे अभियुक्त बन के आना पड़ेगा कि हमको सजा ना हो। हाँ सही बात है, दोनों केस में आना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर इस तरह की घटना की जो पुनरावृत्ति होती है इसके पीछे का रीजन कोई जानने का कोशिश नहीं करता। उसका रीजन क्या है? हमारे महाधिवक्ता बोले और ठीक बोले कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हम जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम कल्प्रिट को पकड़ेंगे, हम सजा दिलाने का काम करेंगे। ये बस 2 दिन की बात होती है। 2 दिन बाद सब बात जो है फिर नग्न हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि आज के डेट में हमारे पास में 2 साल के 3 साल के दरमियान में हमारी हत्या जो है, एक आप सुने होंगे जिस समय बहुत जोर चर्चा हुई थी, रांची व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ के बैनर तले जो है पूर्ण जोर से विरोध हुआ था, डबल मर्डर हुआ था। एक हमारी महिला अधिवक्ता और उसके बेटे का, दोनों का साथ में जो है वो मर्डर हो गया आपका बरियातू में, आप उनके रेसिडेंस में। अच्छा संजय जी, मैं 2 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। असल में मैं एक फाइनल कमेंट हमारे जो महाधिवक्ता राजीव रंजन साहब, एक बार एक फाइनल कमेंट में उनसे ले लेना चाहूंगा। सर, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की जरूरत है, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूं कि आपको कहीं जाना भी, आप चूंकि उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि भाई उन्हें निकलना है। तो सर एक फाइनल कमेंट में आपकी तरफ से कि इसको लेकर के आगे क्या रणनीति रहने वाली है, राजीव रंजन साहब? मेरा फाइनल कमेंट यही है कि सरकार और पूरा प्रशासन इस पूरे मुद्दे के लिए बहुत संवेदनशील है और जो भी आवश्यक होगा, जितना होगा जरूर करेंगे हम लोग, और इसके मामले तक पहुंच करके जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसको हम लोग पकड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, प्रस्तुत करेंगे उसको। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। अब संजय विद्रोही साहब अपनी बात पूरी करें।
था कि जो डबल मर्डर हुआ था आरती देवी का, हमारी महिला अधिवक्ता थी, उनके बेटे के साथ में, उसका निष्कर्ष आखिर बाद में निकला तो क्या बतलाया गया सरकार के द्वारा कि हमने इसमें ये इन्वेस्टिगेशन किया, इनको पकड़ा और इनको सजा दिलाने का काम किया, कभी नहीं बतलाया गया। हमारे राम प्रवेश सिंह जी, जिनकी हत्या जो है पिछले साल हम लोगों का हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ? कोई अल्टीमेटम नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, सरकार बतलाती काहे नहीं है? आज सरकार बोलती है कि हम उसमें तत्वरत कार्रवाई करेंगे, सजा दिलाने का काम करेंगे। आज का अखबार आप पढ़िए, गैंगस्टर को जो है काहे छोड़ दिया गया भाई, काहे बरी कोट कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया केवल कि साक्ष्य के अभाव में उसको बरी कर दिया गया। तो आप समझते हैं कि साक्ष्य का अभाव क्या होता है? साक्ष्य का अभाव मतलब होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है अपना दायित्व को नहीं निभा रहा है ठीक से। आखिर गवाह काहे नहीं मिलेगा? जब आप कोई केस दर्ज होता है और गवाही उसमें दर्ज होती है तो कोर्ट में गवाही काहे नहीं होती है? इसके पीछे काहे न कोई देखने का कोशिश करता है? और यही रीजन है जो क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ने का रीजन खाली एक नहीं होता कि हमको डराना चाहता है। क्राइम बढ़ने का रीजन एक होता है कि अगर आपको सजा हम नहीं दिलवा पा रहे हैं, आप जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं उसमें आपका किसी का ऐसा आदमी का भागीदारी रहता है जो सरकार में भी रहता है और जो सरकारी कर्मचारियों में भी रहता है। जी बिल्कुल। बिना मिली भगत का क्राइम करना बहुत मुश्किल काम होता है। आज एक मिनट खाली, आज आप रांची शहर में बोलते हैं कि आप कैमरा लगा दिए पूरे रांची शहर में, दौड़ के आप मोटरसाइकिल को तुरंत पकड़ लेते हैं, 100 रुपया का 1000 रुपया का फाइन उसको लगा देते हैं। उसके लिए आपका तीसरा आंख बतला देता है कि ये आदमी ये आदमी जो है वायलेशन ऑफ द रूल कर रहा है। लेकिन क्राइम करके, मर्डर करके, चैन छून के और बाकी सब जो है वारदात करके आप निकल जा रहे हैं शहर से और आप उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसकी गाड़ी का नंबर नहीं जान पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार इसमें क्या कर रही है? शैलेश जी, देखिए, इसका एक और पहलू है जो कि मैं धनबाद से रिलेटेड जो मर्डर है या वो कहा जाए जो भी है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है, उसको समझने के लिए हमें वहाँ की संस्कृति को समझना होगा। धनबाद जो है एक बड़ा ही विचित्र संस्कृति है। वहाँ पे एक एक्सटॉर्शन का जो एक संस्कृति वहाँ पे है, माफिया का जो संस्कृति है, ये किसी XYZ से रिलेटेड नहीं है। ये एक वहाँ पे एक अजीब सी एक संस्कृति बनी हुई है जो हम सब को एक्सेप्ट करना होगा, समझना होगा। हम जो है वो महाधिवक्ता साहब ने कहा कि ये हमारे वकीलों के लिए प्रोफेशनल हजार्ड है, तो ये एक प्रोफेशनल हजार्ड के रूप में हम इसको नहीं देखते हैं। प्रोफेशनल हजार्ड के रूप में हम इसको नहीं देखते हैं। इक्का दुक्का कांड ये होता है, ये जो हो रहा है, लेकिन ये एक संस्कृति ना बन जाए। देखिए, ये बिगिनिंग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हैपनिंग्स which are very unfortunate. See, you have started to attack the very pillar, the judiciary itself. See, a lawyer, a judge, आप इनका उस पर्टिकुलर कांड से इनका कोई पर्सनल कोई संबंध नहीं होता है। वो तो भाई आप जाते हैं एक वकील के पास अपना केस लेके, आप वकील केस लेके जाता है कोर्ट में, कोर्ट उसका फैसला जो है एविडेंस के बेसिस पे करता है। दिस इज प्रोसेस। सी यू, बट see what we have to understand here that इस प्रोसेस को पोल्यूट करने के लिए जो संस्कृति आ रही है, अगर ये मर्डर्स हैं, अगर इस तरह के मर्डर्स के ट्रेंड बताते हैं कि अगर इनका कोई कोर्ट केस से लंबित कोई कोर्ट केस से रिलेटेड है, तब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस वी कैन नॉट स्टार्ट। सी, आई रिमेंबर 1986 का, ये तो कोलंबियन वाला बात हो गया। कोलंबिया में पैब्लो एस्कोबार हुआ करता था, और उसने 9 जजों का एक अटैक करके, जिसको कहते थे पैलेस, जो था पैलेस ऑफ वो जो एक वर्ड आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, जहां पे जजेस, उसने हलाल कर दिया था। वो पैसे में इतना मदमस्त हो गया था कि उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना, तो उसने एकदम बिल्कुल भी वो किया। सो ये संस्कृति अभी यहाँ डेवलप गलत होनी चाहिए। तो ये चीज को आपने जो शुरू किया, इसको हमें बड़ा ही सीरियसली समझना होगा। मैं विद्रोही जी से और
शुक्ला जी से बहुत ये रखता हूँ कि नहीं, इसको आपको समझना, इसको बड़े तरीके से आपको ये लेना होगा, ये इसको यू शुड नॉट ट्रीट इट एज एन इंडिविजुअल केस। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, वी शुड स्टार्ट विद। मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा पैनल अरुण बर्नवाल जी के साथ भी वहां पर इंतजार कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि भाई हर किसी की बारी एक एक बार आ जाए, ताकि सब लोग अपनी अपनी बात एक बार जरूर रख दे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये मुद्दा सिर्फ एक जज साहब की मौत या सिर्फ एक अधिवक्ता साहब की मौत से जुड़ा हुआ नहीं है। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं। डंके की चोट पर ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। एक छोटा ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं रुक करूंगा धनबाद का। धनबाद कोयला नगरी, यह वो जगह है जहां यह पूरी घटना हुई है। अरुण बर्नवाल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ पूरा एक पैनल मौजूद है। अरुण जी, आपके साथ जितने लोग मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि कम कम शब्दों में ही सही, लेकिन एक एक बार आप सबकी प्रतिक्रिया ले लें, ताकि उसके बाद मैं अपने पैनल के पास यहां पर आ सकूं। अरुण जी। सबसे पहले तो सारे लोग धनबाद व्यवहार न्यायालय के ही अधिवक्ता हैं, उन्हीं से जुड़ेंगे। बहुत संक्षेप में आज की जो वारदात हुई, या एक दिन पहले जो रांची में जिस तरह अधिवक्ता की हत्या हुई, क्या मानेंगे इसको आप? देखिए, इससे जो है ये समझ में आता है कि आपका जो हमारे झारखंड का जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही जो है दयनीय हो चुका है। विधि व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बहुत दयनीय हो चुका है, विधि व्यवस्था बहुत दयनीय हो चुका है। क्योंकि रांची में जो वकील साहब की हत्या हुई, बहुत ही दर्दनाक हत्या हुई है उनकी। और आज जो धनबाद में जो एडीजे साहब के साथ जो हुआ घटना, वो सीसीटीवी फुटेज देखने से स्पष्ट लगता है कि ये दुर्घटना नहीं है, ये निश्चित तौर पर प्लान्ड मर्डर है। ये निश्चित तौर पर प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि जिस तरह से ऑटो बिल्कुल खाली सड़क को छोड़ करके किनारे में चल रहे जज साहब को जिस तरह से धक्का मार करके और उनका जो हत्या किया गया है, ये निश्चित तौर पर जो है इसमें आपराधिक तत्वों का हाथ है और उन्हीं लोगों के द्वारा ये करवाया गया है। इसमें कोई और दो मत नजर नहीं आ रहा है। चलिए, आपको क्या लगता है, क्या मानेंगे आप इसको? क्योंकि अब जो स्थिति हो गई है, जो अब तो कोई भी अधिवक्ता या कोई भी जज अब तो न्याय देने से डरेगा, क्योंकि उनको आप चेयर जो है वो बहुत ही सम्मानजनक है। नहीं, न्याय देने से नहीं डरेंगे जज साहब। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होना चाहिए। और एडीजे साहब का जो मृत्यु हुआ उससे हम लोग बहुत मर्माहत हैं, और भगवान उनको आत्मा को शांति प्रदान करे। और जांच सही ढंग से होना चाहिए। सही ढंग से जांच की मांग कर रहे हैं आप आपको क्या लग रहा है, क्या आप कहेंगे? सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तो यही लग रहा है कि एकदम प्लान मर्डर हुआ है, क्योंकि भोर में 5 बजे के समय में ऐसा हुआ है। और हमको लगता है कि कई दिन से इनके पीछे रेकी किया गया होगा। देखा, इनको रेकी करके इन लोगों ने पता कर लिया होगा कि ये 5 बजे भोर में अकेले मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, और ऐसा ही प्लान करके इन लोगों ने ऐसा वारदात किया है। और इसको हम लोग भर्त्सना तो करते ही हैं, साथ ही साथ जिला प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि उचित जांच हो, सही जांच हो। और ये जो है इस तरह का रांची में भी जो वकील साहब का मर्डर हुआ, हम लोग मांग करेंगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी जल्दी लागू करे, ताकि हम लोगों के अपना आप जान का सुरक्षा हम लोगों को मने नहीं महसूस हो रहा है कि वकील हो चाहे जज हो, सभी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, सभी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे आप? घटना तो काफ़ी मर्मांतिक है, और मैं समझता हूँ कि ये न्यायिक प्रक्रिया पर एक चोट है। और इसमें सारे जुडिशरी ऑफिसर तथा जो विधि से जुड़े हुए जो हमारे अधिवक्तागण, सारे कोई भयभीत है कि जैसे खुलेआम ब्रॉड लाइट में ये कांड का घटना का अंजाम दिया गया है। और इसमें ये प्रतीत हो रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तौर पर। सोची समझी साजिश, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, तमाड़ जिला में हुए अधिवक्ता के हत्या पर और धनबाद में जो जज साहब का मर्डर हुआ आज, इसको मर्डर ही कहा जा सकता है। जो प्रथम दृष्टि हम लोग को जो देखे हैं फुटेज आज,
तो इस पे एक ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्वतंत्र जो प्रणाली से हम लोग जो काम करते हैं अधिवक्ता और जज साहब लोग, उस पे एक अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है अपराधियों के द्वारा, और इस पे विधि को जो है प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करके जल्द से जल्द इसका अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है। निश्चित रूप से इसको अंजाम तक पहुंचाने की डिमांड है। आप क्या मानेंगे? हालांकि बन्ना गुप्ता जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय टीम गठित करके जल्द से जल्द 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगा है आज डीसी एसएसपी से। उनका मांग जी बिल्कुल जायज़ है, और हम अधिवक्ताओं के तरफ से भी ये धनबाद जिला प्रशासन से ये रहेगा कि जिस तरह का ये निर्मम हत्या किया गया है, ये निर्मम हत्या कहा जाएगा, जो कि जज को एक भगवान और एक ये का दर्जा दिया जाता है, और न्याय की जिस तरह से उन लोगों को पूजा की जाती है, इस तरह के लोगों का और वकील लोगों का जो अगर हत्या होता है तो ये बहुत ही दुखद और दिल दहलाने वाली घटना है। तो ये एकदम जो फुटेज हम लोग देख रहे हैं उससे एकदम निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि सोचा समझा हुआ एक हत्या है, सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या है। आप क्या मानेंगे इसको? इसको मैं सीधे सीधे हत्या की संज्ञा की श्रेणी में लाता हूं, और ये जघन्य हत्या एक जज की जा रही है तो आम आदमी के क्या वैल्यू होगा, ये देखने वाली बात है। सारे टेम्पुओं की जांच होनी चाहिए, और आधे से ज्यादा टेम्पू बिना कागजात के चल रहे हैं, और दूसरा है कि नाबालिग लोग टेम्पू चला रहे हैं आज के डेट पे, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और एक पहली बार धनबाद में घटना हुई है कि टेम्पू का प्रयोग किया गया है एक हत्या में, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको जांच की विषय है। निश्चित रूप से देखिए अभिषेक, एक बार फिर से जो जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इनसे जुड़ेंगे, लेंगे इनसे भी। सर, जैसा कि प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, उन्होंने डीसी एसएसपी को तत्काल इस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके जांच का 1 सप्ताह में जांच का रिपोर्ट कहने को कहा है। प्रशासन भी पूरा लगा हुआ है, पुलिस पूरा, हाईकोर्ट भी इस पे मॉनिटरिंग कर रही है, आप लोग सारे लोग पैनल पे हैं जो इन पे नज़र रखे हुए हैं। लगता क्या है आपको, क्या कौन हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि इस तरह से एक तरह जो हत्या का पूरी तरह से अब तो ये हत्या ही डिक्लेयर होने जा रहा है, कौन हो सकते हैं इसके पीछे? नहीं, ये तो अपराधी ही होंगे, निश्चित रूप से जो भी होंगे अपराधी ही होंगे। जज की हत्या में अपराधी का क्या काम? या तो फिर इसके पीछे कोई और होगा, तीसरा भी? बिहाइंड कर्टन तो कोई ना कोई हैं, कहीं ना कहीं। ये तो जो लोग हैं, ये तो लग रहा है जैसे कि कोई वो जो बोलते हैं ना कि सुपारी लेने वाला लोग, वैसे ही टाइप का चीज है ये लोग। कहा आप बहुत सालों से इस धनबाद कोर्ट में आप वकालत करते चले आ रहे हैं, और धनबाद ये कहा जाता है एकदम पिछले काफ़ी सालों से, शुरुआती दौर से ये रंगदारों का, दबंगों का और खूनी संघर्षों का इतिहास रहा ये धनबाद। तो क्या पहले भी इस तरह किसी अधिवक्ता या किसी जज के ऊपर हमले हुए हैं? नहीं, धनबाद के इतिहास में पूर्व में कभी भी नहीं हुआ, ये प्रथम बार है। और जज साहब तो भी हाल में आए ही थे, और यही आखिरी बार होना चाहिए। आए हुए मेरे ख्याल से यही आखिरी बार होना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए अरुण जी कि यही आखिरी बार हो। पूरे झारखंड के, पूरे देश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उस कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स, मैंने कहा ना, उसकी तुलना भगवान से होती है। न्याय देने वाला आदमी भगवान ही तो होता है। कोई जरूरी थोड़ी हो कि न्याय देने वाला आदमी जो वहां पर बैठा हुआ हो वो आपके पक्ष में ही न्याय देगा। आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो आप उसे मार देंगे। अरे वाह भाई वाह, ये क्या तरीका हुआ। मैं एक बार राजेश जी के पास आ रहा हूं, राजेश शुक्ला साहब के पास आ रहा हूं, क्योंकि वो कुछ कहना चाह रहे थे, बार बार वो मुझे कुछ कह रहे थे। जी राजेश जी, कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मुझे याद है जब हम एक्टिंग चेयरमैन थे झारखंड स्टेट बार काउंसिल के, तो हम एक डेलीगेशन के साथ, स्टेट बार काउंसिल के डेलीगेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से, हेमंत सोरेन जी से हम लोग मिले थे प्रोजेक्ट भवन में, और एक लंबा डिमांड उनको हम लोगों ने दिया था। और उसमें यह भी कहा था कि झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यथाशीघ्र लागू किया जाए। चूंकि जब पिछली बार रघुवर दास की सरकार थी, उसी सरकार में ही हम लोगों ने ये प्रारूप बना करके सरकार को सौंप दिया था। उस समय अजीत कुमार जी महाधिवक्ता थे हमारे, हम लोग साथ जाके, हम लोगों ने, विद्रोही जी हमारे साथ है, हमारे ऑनरेबल मेंबर, तो हम लोग जाके उसको हम लोगों ने सौंप दिया था, वो प्रारूप को सौंप दिया था। सरकार फिर जाके हम लोग मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को अवगत कराए कि ये मामला हमारा पेंडिंग है, आपके पास लंबित है, सरकार के पास, अगर आप ये कर दें तो अधिवक्ताओं के अंदर जो भय का वातावरण है वो निर्भीक ढंग से अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन वो आज भी वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने सरकार से फिर आग्रह किया है कि आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा बना दीजिए, उससे हमारी बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। और मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी आभारी हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी का,
कि उन्होंने भी इसको कदम को गंभीरता से लिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 सदस्यीय समिति बनाई और आज उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। वो ड्राफ्ट आज हम सब जगह हर जिले में हम लोगों ने भेजा है। उसमें सुझाव प्राप्त करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कहीं कोई भी सुझाव अगर होगा उसको हम लोग समायोजित करके एक साथ जोड़ करके उसको हम लोग BCI में भेजेंगे और उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएगा। अच्छा, तो इसलिए हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार से अपेक्षा हमारी ये है कि जो हमारा बिल आपके पास है, जिसको हम लोग बना के प्रारूप आपको दिए हैं, आप उसको झारखंड में विधानसभा से पारित करा के लागू करा दीजिए, ताकि हम लोग ये कह सकें कि अधिवक्ता जो हमारे जिनके अंदर भय का वातावरण है वो निर्भीकता से अपना दायित्व का निर्वहन कर सके। आखिर अधिवक्ता का क्या दोष है? सही बात है। अधिवक्ता के लिए सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? वो कोर्ट में अगर मान लीजिए किसी अपराधी का केस लड़ रहा है तो एक पक्ष का लड़ेगा, दूसरा पक्ष उससे नाराज होगा, इस पक्ष का लड़ेगा तो उधर अपराधी नाराज होगा। तो दोनों तरफ से स्थिति अगर इस तरह की रहेगी तो फिर कैसे न्याय किसी को मिल पाएगा? न्याय की कैसे उम्मीद आप कर सकते हैं? सही बात है। आपको मैं घटना बताऊं, जमशेदपुर में भी एक जज के ऊपर गोली चली थी, RK रवि के ऊपर। जी जी। वो भी ये ADJ थे, उनके ऊपर भी गोली चली थी। संसोग से वो बच गए, उनकी जान बच गई। लेकिन आज जब दूसरा उत्तम आनंद का जो घटना घटा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस घटना से ये बिल्कुल ये साबित हो गया है कि अब जो है अपराधियों के मनोबल बहुत ऊंचे हैं और वो चाहते हैं कि न्याय प्रणाली उनके नीचे दब जाए, न्याय प्रणाली उनसे भयभीत हो जाए। और अधिवक्ताओं को भी भयभीत करने की कोशिश लगातार हुई है। ये अभी नहीं हो रहा है कि ऐसा नहीं। अभी विद्रोही जी ने, हमारे साथी ने ठीक कहा इस बात को, शैलेश जी ने भी उसकी चर्चा की। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी नया कोई मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये लगातार कोशिश हुई है। जमशेदपुर में प्रकाश यादव अधिवक्ता की हत्या हो गई और दिन दहाड़े हत्या हो गई। उसी तरह से मनोज कुमार झा की हत्या हुई। रामगढ़ में एक वकील हमारे महतो जी की हत्या। इस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हत्याओं का दौर चल रहा है। और इसके अलावे छोटी मोटी घटनाओं की अगर आपको हम बताएं बात, तो कहीं कोई धमका दिया जाता है, कहीं कोई डरा दिया जाता है। तो ये घटनाएं भी आम तौर पर होती हैं कि भाई आप हमारा केस छोड़ दीजिए, आप हमारे केस में गवाही मत कराइए, हमारे केस में आप जो है ज्यादा उछल कूद करके मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो ये बातें जो होती हैं ये मनोबल तोड़ने वाली हैं। अच्छा, इस CCTV फुटेज को जब आप देखेंगे ध्यान से तो संभव हो सकता है कि भाई सुबह 5:30 बजे की इस घटना को बताया जा रहा है। संभव है कि रात भर वो शख्स जो ऑटो चला रहा है, संभव है, इसकी भी संभावना है। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि इरादतन हत्या है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हमको कोई शंका नहीं, हमने पूरा जो देख लिया है, हम लोगों को इसकी कोई शंका नहीं है कि इस संबंध में कि उसकी इरादतन हत्या नहीं है। तो हत्या का ये जो तरीका, ये तो बिल्कुल नहीं। उत्तम आनंद अच्छे परिवार से थे, उनके पिताजी हजारीबाग में वकील हैं, हम लोग से बहुत जुड़े हुए हैं। उत्तम भी हम लोग से बहुत जुड़े हुए थे, भले जज न्यायपालिका में चले गए थे लेकिन हम लोग से बहुत नजदीकी थे। तो उनकी हत्या होना मैं समझता हूं एक प्रकार का, और धनबाद जैसे शहर में जहां आदमी टहल रहा है और वहां दिन दहाड़े हत्या हो जाए, तो ये मनोबल तोड़ने वाली बात है। तो मैं उस पर तो जो भी कदम उठाया जाएगा, न्यायपालिका भी अपने तरीके से उसको उठाएगी। लेकिन अधिवक्ताओं के बारे में जो हम कहना चाहते हैं कि झारखंड राज्य बार काउंसिल पूरी तरह से अधिवक्ताओं के साथ है और मजबूती के साथ है, और उनके साथ इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं हो, पूरी मजबूती के साथ हम खड़े हैं। आने वाले दिन में यहां से लेकर जहां भी होगा, हम दिल्ली तक भी जाएंगे, दिल्ली भी बात करेंगे, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो तो इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं यहां बैठ करके मैं तमाम अधिवक्ताओं को बता देता हूं कि और कोई हो ना हो, अगर बार काउंसिल उनके साथ है तो न्यूज़ 11 भारत भी उनके साथ है। उसी शिद्दत के साथ उनके हर एक कदम की जानकारी हम यहाँ पर बैठ करके दिखाएंगे और उनसे जुड़े हर मुद्दे को हम यहाँ उठाएंगे। शैलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। शैलेश जी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात बताया इन लोगों ने। ये लोग कर रहे हैं, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल के ऊपर चल रही है, चर्चा चल रही है, जैसा कि इन लोगों ने बताया। देखिए, इसको बहुत सीरियसली लेने का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपने जज को मार डाला। यहाँ पे इसको मतलब ये आप एक लेवल ऊपर चले गए। अभी तक इस तरह का तो नहीं सुनने को मिला था। मतलब ये दिस इज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ ट्रेंड। और ये क्राइम जो है, ये क्राइम एक लेवल ऊपर उठता है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आ जाता है। जब आप घटनाओं को इस तरह से अंजाम देते हैं कि इसको मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। सी इट्स अ केस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये फिर मैं वही बात बोलूंगा, XYZ नहीं, ये आप एक कल्चर को डेवलप मत होने दीजिए। ये इसको इतना हार्ड हैंड के साथ इसको आप सामने आके कीजिए। चाहे वो हमारे रांची वाले भी वकील साहब हैं, वो बेचारे क्या है भाई, अगर हमको मेरे क्लाइंट ने पैसा दिया कि आप एक जगह जाओ,
एक साइट का इंस्पेक्शन कराओ। रोज हम साइट का इंस्पेक्शन करते हैं, डिस्प्यूटेड साइट का इंस्पेक्शन करते हैं, वहां पे काफी सारा परेशानी रहता है। लेकिन एज अ लॉयर हम तो जाके सिर्फ साइट का इंस्पेक्शन करते हैं। सही गलत हम का अपना फैसला करना आपका काम थोड़ी ये हमारा, हम तो साइट का इंस्पेक्शन करते हैं और अपने क्लाइंट का पक्ष रखते बस, हैं। बस। लेकिन आप अगर इस तरह का घटना कर दोगे कि भाई वकील साइट का इंस्पेक्शन, इससे आप क्या प्रूफ कर सकोगे? क्या आप रोक दोगे? आप क्या मतलब ये जो मनोज गलत, झा ने साइट का इंस्पेक्शन किया, आपने उन्हें मार दिया, कल को कोई और कोई और करेगा, कोई और ये करेगा। तो वही और बात होगी ना कि अभिषेक भारती ने आपके फेवर में खबर नहीं दिखाई तो आप आके मुझे गोली मार दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो वही है ना। हम तो रोज वैसा। और लेकिन एक बात और है, धनबाद में ऐसी घटनाएं नहीं हुई कभी। हम तो धनबाद से जुड़े हुए हैं, हमारे पिताजी भी वहाँ पे वकील थे। और हम लोग वहाँ पे ये संस्कृति नहीं थी, ये नई तरह की चीजें आ रही हैं वहाँ पे। जैसे दोनों पक्ष के कोई भी लॉयर हो, उनका उतना ही सम्मान दोनों पक्ष करते थे। मतलब कोर्ट के अंदर वो कुछ भी बोले, बाहर जो क्लाइंट्स थे वो कभी भी वकील के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते थे। अपमान नहीं होता था किसी। हमने कभी नहीं देखा। हमारे पास सर भी बैठे हैं, विद्रोही जी बैठे हैं, हम लोगों ने कभी ये चीज नहीं देखा है। ये ट्रेंड को, इस कल्चर को आप डेवलप मत होने दो। और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, ये क्राइम का एक लेवल आप ऊपर आ रहे हो। अब आप यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और फिर मैंने आपको बोला ना, इसके पीछे बहुत सारी बातें होंगी। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप इस पे एक पार्ट चलाएं, और स्पेसिफिकली धनबाद वाला पार्ट चलाएं। इसको मैं 1 मिनट में आपको एक अच्छी सी बात बताता हूं। ये धनबाद का जो पूरा मामला है, ये एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है। अच्छा, सी यहाँ पे अभी छुटपुट करके गैंग्स आने लगे हैं। जिन लोगों को ये लगने लगा है कि एक्सटॉर्शन एक इतना आसान सा बिजनेस है, इतना आसान सा, भय दिखाओ, डराओ और पैसा उगाही करो। और यू विल नॉट इमेजिन अभिषेक जी कि ये करोड़ों में है, एक दिन की कमाई करोड़ों में है। एक टन कोयला जो उठता है, उसमें 1 टन कोयला में 400 से 500 रुपया, मैं आपको कम में बता रहा हूं, 500 रुपया एक्सटॉर्शन मनी जाता है। अगर ये एक्सटॉर्शन मनी आप नहीं देते हैं तो मजाल है कि आप कोयला नहीं उठा सकते, एक ढेला नहीं उठा सकते। अब आप इसमें कहिए कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ नहीं होगा? ये दिस इज समथिंग से यू हैव टू गो डीप इनटू इट। ये जो मलाइज है, इसके डीप में आपको जाना पड़ेगा। और अभी यही समय है। क्या सर, ये हो गया ना? अगर आपने फिर इसको एक सिंपल सा हत्या मान लिया और आप 2-4 लोग को पकड़े और उनको डाल दिया आपने जेल में, वो नहीं होगा। यू हैव टू मेक अ स्टडी ऑफ इट कि हाउ डेयर यू गेट इनटू सच काइंड ऑफ एन एक्ट। सी, आप तो पूरे सिस्टम को हिला, डर होगा नहीं। ये बिल्कुल भय, आप हम कितना भी कह लें, भय तो आनी ही है। भय तो एकदम आना है। इंसान है वहां पर बैठा हुआ इंसान है, आपने इतना आसानी से मार दिया। वही क्या मतलब ये आपने एक छोटा, तो यू हैव टू गेट इनटू इट, वी मस्ट गेट इनटू इट। हम अपने पदाधिकारियों से भी ये कहेंगे कि ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है करे, ये लोग भी एक मीटिंग करें, देखें कि इसमें किस तरह से हम फर्दर इसमें मतलब वॉचफुल रहें कि हम वकीलों के अंदर से ये भय ना आने दें, ना हम वकीलों के अंदर आने दें। जज के अंदर तो खैर वो तो बिल्कुल बहुत लॉजिकल आपने बात कही है विद्रोही साहब जी, बहुत लॉजिकल बात कही है शैलेश जी ने। मैं फिर ये कहूँगा कि जो भी वारदात हो रही है, चाहे हुई है अभी वारदात जो धनबाद की हुई है, इसलिए इतना ज़्यादा चर्चा अभी हो रही है क्योंकि वो एक जुडिशियल ऑफिसर थे, और जुडिशियल ऑफिसर होने के नाते उन पे अगर कोई हत्या का इल्ज़ाम लगता है, माने चाहे कोई कल्प्रिट उनका मर्डर करता है, जो बोला जा रहा है, अभी देखा जा रहा है, इट इज़ नॉट फाइनल। जैसा आपने कहा वो भी मुमकिन है। हाँ, ठीक है। आपने जो कहा वो भी मुमकिन है कि टेम्पो वाला जो है चलते चलते जो है झुपकी आ गया, दाहिने गया, फिर सीधा होके चला गया। और एक चीज है, हम लोगों का कल्चर में एक ये भी खराबी है कि एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है तो कोई रुकता नहीं। काहे नहीं रुकता है? डर से नहीं रुकता है कि पुलिस वाला उसी को पकड़ के अभियुक्त बना देगा। सही बात। एक रीजन वो भी है। तो आप जो बोले उससे भी हम लोग अभी इस फुटेज के माध्यम से ये नहीं बोल सकते कि इट इज ए ब्रूटेड मर्डर, वर्डिक्ट नहीं है अभी, ये आप नहीं बोल सकते हैं। आप ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं, और पुलिस संभावना पे ही इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन संभावना ही पे होता है, और वो तब निष्कर्ष में पहुंचता है जब सबका बयान लेता है, उसका जब जांच होगा, फोरेंसिक जांच होगा, उस जगह का जो फुटेज है, जब वो टर्न किया तो टर्न करने का रेशियो क्या था, मोशन क्या था, वो कई तरह की बात है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक बात तो तय है
कि परसों जब मनोज झा की हत्या हुई तो किसी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। मात्र खाली अगर कोई संज्ञान लिया तो रांची व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता ही लोग संज्ञान लिए। होती क्या है कि यहां पे हम लोगों में भी बहुत द्वेष है। हम लोगों में भी बहुत द्वेष है। आपके साथ कोई घटना घटेगी तो मैं चुप रहूंगा, मेरे साथ घटना घटेगी तो आप चुप रहेंगे, और बाद में हम लोग आपको यह बतलाने का कोशिश करेंगे कि नहीं हम आपके साथ में हैं। आज मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमारे कई अधिवक्ताओं की आज तक हत्या हो चुकी है, लेकिन किसी में भी कोई निष्कर्ष, मान लीजिए कि आज हमारे मनोज झा की हत्या हुई, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और बोल रही है, जैसा कि आज उनको हाईकोर्ट में भी तलब किया गया सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और उन्होंने बोला कि नहीं हम तत्काल में पकड़ के अभियुक्त को ला देंगे, बस काम वहीं खत्म हो जाएगा, हम वही भूल जाएंगे कि अभियुक्त पकड़ा गया। कौन है नहीं है, उसको सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई नहीं देखता। आप ये बात मान के चलिए कि जब तक क्राइम नहीं रुकेगा, जब तक कि सजा का रेशियो नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। आज 100 अगर मुकदमे होते हैं तो भारत में 95 मुकदमे जो है वो नो एविडेंस में खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। 5 मुकदमे ऐसा होता है जो कंटेस्ट करता है, आदमी अपने मान सम्मान को बेचता नहीं है, वो लड़ता है, तब उसमें अभियुक्त को सजा होता है। तो जब तक यहां पे रेशियो ऑफ सजा का जो है वो 95% नहीं होगा, तब तक इस तरह की क्राइम बढ़ती रहेगी। हम अधिवक्ता जो है इसमें मरते रहेंगे। जजेस का तो कहना बहुत मुश्किल है, 1-2 जजेस के ऊपर में अगर ये दूसरे जज हैं, जैसा कि हमारे शुक्ला जी ने बताया कि टाटा में एक जज के ऊपर में गोली चला दी गई थी, बच गए। ये जज के ऊपर में अभी ये बात नहीं हुई कि ये हत्या है, अभी मत बोलिए इसको कि हत्या, ये हो सकता है एक्सीडेंट भी हो, लेकिन एक अगर जुडिशियल ऑफिसर पे अगर कोई बात हो जा रही है तो हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, और हमारा लिस्ट ऑफ एडवोकेट्स है जिसमें कि हत्या उनकी हो गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, और उस पर जो है कोई संज्ञान नहीं लेता है, और उस पर सजा दिलाने का काम नहीं करता है। मैं आपके मन से आज ये बात बोलना चाह रहा हूं कि हमारे जो मनोज कुमार झा की हत्या हुई है, इसमें सरकार मदद करे चाहे नहीं करे। डालसा तो देखिए, डालसा जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट क्या बोलता है कि हम लोग वैसे आदमी को मदद करते हैं जिसके पास वकील नहीं होता। अब जो हत्या करके पकड़ा के आएगा और उसको कोई वकील नहीं मिलेगा तो कौन मदद करेगा उसको? डालसा करेगी, झालसा करेगी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करेगी, तो कौन मदद किया उसको? सरकार की। एक तरफ आप बोलते हैं सरकार को कि आप हमको मदद कीजिए, बचाने का काम कीजिए, और एक तरफ आप मुजरिम को बचाने का काम करते हैं। तो ये 2 तरह की पहलू वाली बात नहीं चलेगी। मैं एक फाइनल कमेंट नहीं, एक मिनट, ये 2 तरह की पहलू की बात नहीं चलेगी। बिल्कुल, बहुत और अधिवक्ता तब देखिए, अधिवक्ता में एकता जब तक नहीं दिखाएगा अधिवक्ता। आज हम लोग की बार काउंसिल की एक आपात बैठक हुई, यही मनोज कुमार झा को लेकर। आज हम लोग बार काउंसिल में एक आपात बैठक किए, और ये मनोज कुमार झा के लेके, और हम लोगों ने एक स्वर से ये बात बोला है कि इसका हम लोग कंडम करते हैं, इस घटना की निंदा करते हैं। और दूसरी जो है, हम लोग जो है आपका विक्टिम कंपनसेशन एक्ट जो बना हुआ है, चाहे और भी जो सिटीजन सिक्योरिटी एक्ट है, चाहे और कोई भी जो कानून बना हुआ है, उसके तहत उनको मदद करने का काम करेंगे। लेकिन साथ में हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि हम लोग जो है अल्टीमेटम देंगे जाके राज्यपाल जी को, हम लोग अल्टीमेटम देंगे जाके मुख्यमंत्री जी को, और उनसे गुजारिश करेंगे कि जो हमने ड्राफ्ट करके कॉपी आपको दिया हुआ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का, उसको 1 महीने में आप ये बतलाइए, नहीं आप ये बतलाइए कि आप उसको सदन में रखिएगा कि नहीं रखिएगा। और अगर आपका पत्र नहीं आता, हमको इसका जवाब नहीं आता है, तो हम अधिवक्ता अब स्वच्छंद रहेंगे अपने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मनाने के लिए, और इसके लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अरुण जी, लास्ट 1 मिनट हमारे पास है आपके साथ। धनबाद बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, एक फाइनल कमेंट उनसे भी ले लीजिए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भैया, एक बार फिर से आपका एक अंतिम सवाल यही है, जो कई सारे हालांकि हाईकोर्ट ने खुद स्वतः इसमें संज्ञान ले लिया, अब आप लोग किस तरह उम्मीद न्याय की चाहते हैं? क्योंकि न्याय आप लोग दूसरे को दिलाने का काम करते हैं, देने का काम करते हैं, अब आपको न्याय की जरूरत पड़ रही है। हमको लगता है कि सरकार उस ओर काम कर रही है, और पुलिस का भी जो सुबह से
देखा जा रहा है उससे विश्वास है, और मंत्रालय से भी ये मांग किया गया है कि 1 सप्ताह। तो बस हम लोगों का यही मांग है कि कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन हो, अपराधी पकड़े जाएं, चाहे वो धनबाद का कांड हो, चाहे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की क्या आप उसको सिफारिश करेंगे, उसकी मांग करेंगे? मांग करते हैं हम लोग, क्योंकि तमाड़ जो है सो अभी ज्वलंत है, और झारखंड बनने के बाद ये पहला मनोज झा जी नहीं है, कई अधिवक्ता को इस तरीके से मारा गया है, चाहे हजारीबाग हो चाहे और सब जगह में कई एक अधिवक्ताओं को मारा गया। देखिए अभिषेक, ये धनबाद के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की चाहत सारे अधिवक्ताओं में। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे साथ जितने मेहमान मौजूद हैं, एक सुर से सबकी मांग यही है कि भाई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, और बिना विलंब के लागू, और बिना देरी के लागू होना चाहिए। और आज की बात को आप न्याय के चश्मे से, नियम के चश्मे से, कानून के चश्मे से मत देखिएगा। संभव है कि हो सकता है कि हमने या हमारे जो पैनल है उन्होंने कुछ बातें ऐसी बोली हों जो आपको लगता हो कि भाई ये जो है ये आज कुछ ज्यादा बोल गए, ये जो है ये कुछ कम बोल गए। अपने साथी को खोने का जो दुख होता है ना, वो सबसे बड़ा दुख होता है। मतलब मैं यहां बैठ करके इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये दुख कितना बड़ा होता है। ये दुख आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आपने आज तक अगर किसी अपने को खोया है तो आप उस दुख को झेल सकते हैं। और इस बात को लेकर के भी मैं शर्मिंदा हूं कि आज जज साहब की मौत हुई है तो मैं यहां पर इसे लेकर के चर्चा हो रहा हूं, लेकिन आज तक अधिवक्ताओं की मौत को लेकर के हमने इसी शिद्दत नहीं दिखाई। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को उठाने को लेकर के, इसको लागू करने को लेकर के ये शिद्दत हमने दिखाई। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि सर ये जो काले कोट वाले हैं ना, इनके कंधे पर लोकतंत्र टिका है, लोकतंत्र का बहुत ज्यादा भार इनके कंधे पर है। आप भी जानते हैं, आप भी इनके ही भरोसे बैठे हैं, आप भी इनके ही भरोसे बैठे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी बात को सुनिए सर। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, ये रिक्वेस्ट है। लोकतंत्र का ये चौथा खंभा कह रहा है कि इस तीसरे खंभे की बात सुनिए, बहुत जरूरी है। ये डंके की चोट पर हम ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जो आपसे जुड़े हैं। आज हमने उन मुद्दों को छुआ जिन मुद्दों की चर्चा अमूमन कोई नहीं करता, लेकिन इन मुद्दों को भी सुनने की जरूरत है, क्योंकि उस काले कोट के अंदर भी एक इंसान है जिसका घर है, परिवार है। वो जब कोर्ट से घर जाता है तो उसके भी बच्चे इंतजार करते हैं कि हाँ पापा आएंगे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखिएगा। सरकार से यही निवेदन है। डंके की चोट में फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मैं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नमस्कार।